देश में जैसे हालात बन गए हैं, ऐसे लगातार मामले आ रहे हैं जहां धर्म परिवर्तन को लेकर अब एक मुद्दा उठता जा रहा है। पहले यूपी के बलरामपुर से छांगुर का मिलना और अब एक नया मामला जो कि आगरा से सामने आया है। आइए जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों यूपी पुलिस पर अब लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। मेरा नाम है साहिल सुयाल, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वरुण कुमार। वरुण जी, सवाल यही है कि जो ये नेटवर्क शुरू हो गया, अब जो ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि लगातार धर्म परिवर्तन की खबरें आ रही हैं कि हिंदू लोगों को का धर्म परिवर्तन करवा के मुस्लिम करवा दिया जा रहा है या किसी और समुदाय में बदलवा दिया जा रहा है। आखिर ये मामले आखिर इतनी ज़्यादा बढ़ने की शुरू हो गए हैं, ये पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। जितने भी हमारे दर्शक अपराध लोक के इस एपिसोड को देख रहे हैं, सभी का बहुत स्वागत है, सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने इससे पहले बलरामपुर वाले मामले में, छांगुर वाले मामले में जो अपडेट दिए थे आपको, वो सभी आपने देखे होंगे। अपराध लोक पर रोज़ाना हम एक नया केस, एक नया विषय आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। ज़रूर ये बताएं कि हमारा ये शो आपको कैसा लगता है। अब बात करते हैं आगरा के इस मामले की जिसका जिक्र साहिल ने किया। ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये क्या है मैं आपको बताता हूं। इस विषय में अमर उजाला लगातार कवरेज कर रहा है। अमर उजाला अखबार लगातार इस पूरे मामले को बहुत प्रमुखता से उठा रहा है। मेरे सामने इस वक्त जो अखबार खुला हुआ है, ई पेपर जो खुला हुआ है अमर उजाला का, ये 20 तारीख का है, यानी कल का है। अब कल इस मामले में क्या कुछ छपा था मैं वो आपको बताऊंगा। आज इस मामले में क्या छपा है मैं वो भी आपको बताऊंगा। पुलिस क्या कर रही है मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये पूरा मामला, पुलिस की कार्रवाई, इसके तार किस तरीके से दूसरे जो मामले हैं उनसे जुड़ते नजर आ रहे हैं, हर एक बात आज हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। तो मामला साहिल, हमें जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि एक गिरोह है जो अवैध धर्मांतरण करा रहा है और इस चुंगल में फंसी हुई थी दो बहनें, एक की उम्र 33 साल, एक की उम्र करीब 18 साल। ये आगरा सदर का पूरा मामला था और ये दोनों बहनों को पुलिस निकाल कर इस पूरे गिरोह के चंगुल से वापस लेके आई। परिवार बहुत खुश हो गया, लेकिन पूरे जो इलाका है, या मैं कहूँ पूरा आगरा जो है, वहाँ पर कई तरीके के सवाल हैं और थोड़ा दहशत भी है। ये जो गिरोह है ये किस तरह काम करता है, पूरा तफ्तीश जो पुलिस ने बताई है वो क्या कुछ है वो मैं बताता हूँ आपको। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा पुलिस को इन दोनों बहनों को बरामद करने में। आरोपियों ने दोनों बहनों के नाम बदल दिए थे। दोनों को मुस्लिम लड़कों से दोनों का निकाह कराने की तैयारियां शुरू हो गई थी। मामला कुछ उस तरह है कि सदर बाजार में एक परिवार रहता है, उनकी एक बड़ी बेटी जो है वो एमफिल पास है। अब ऐसा भी नहीं कोई छोटी मोटी पढ़ाई हो, एमफिल एक बड़ी पढ़ाई है। साल 2020 में इस लड़की की पहचान जम्मू कश्मीर के उधमपुर की रहने वाली साइमा उर्फ खुशबू से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। साइमा आगरा में लाइफ साइंस की पढ़ाई कर रही थी। 2021 में साइना अपने साथ जो बड़ी वाली बहन है जिसकी उम्र 33 साल है उसको जम्मू कश्मीर ले गई। अचानक वहां पर लैंडस्लाइड हो गया, गाड़ी फंस गई, किसी तरह निकाला गया। तब साइमा ने खुद को एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर की बेटी बताया। जम्मू कश्मीर पुलिस की सूचना पर परिजन बेटी को लेकर वापस आ गए। पड़ोसियों ने इस बार इनसे दूरी बना ली थी, पड़ोसियों से इन्होंने दूरी बना ली थी। बेटी के घर पहुंचने पर परिवार के लोगों को पता ये चला। अब ये गई थी केवल घूमने के उद्देश्य से, लेकिन जब ये लौट के आई, जो बेटी है जो एमफिल 33 साल, ये पूजा पाठ से इंकार करने लगी और इस्लाम को मानने लगी। कई लोगों से फोन पर बातचीत करती थी, लंबी लंबी बातें होती थी। डाक से उसके पास इस्लाम से जुड़ी किताबें आती थी और वो घर के पास वाली मस्जिद से जो अजान की आवाज आती थी उसको सुनकर बैठ जाती थी, नमाज पढ़ने लगती थी। परिवार के लोग घबरा गए। कोई भी हो, कोई भी एक सामान्य हिंदू परिवार, उसमें अगर बेटी जो घर की बड़ी बेटी है वो ऐसा करेगी तो कोई भी परिवार घबरा ही जाएगा साहिल। अब इसके बाद जो रिपोर्ट बताती है वो हमें ये बताती है कि वो उससे बात करते थे, उसको मनाने का प्रयास करते थे कि बेटा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो किसी की बातें नहीं सुनती थी। यहां तक कि उसकी जो छोटी बहन थी जिसकी उम्र 18 साल है उसको भी उसने ब्रेन वॉश कर दिया। 24 मार्च को दोनों बहनें घर से निकल गईं। इसके बाद दिल्ली पहुंची, दिल्ली से कोलकाता चली गई। तब से परिवार का इनसे संपर्क टूटा हुआ था और अब पुलिस इनको कोलकाता से वापस लेकर आई है। अब रिपोर्ट हमें यह बताती है कोलकाता में जब दोनों बहनें पहुंची तो बैरकपुर के रहने वाले
मोहम्मद इब्राहिम, इनको वहां उनकी मुलाकात हुई। दोनों लड़कियों के रहने का इंतजाम एक मुस्लिम बस्ती में कर दिया गया। दोनों बहनों का धर्म बदलवा दिया गया, दोनों के नाम बदल दिए गए। बड़ी ने अपना नाम अमीना रख लिया, छोटी वाली का नाम जोया रखा दिया गया। गिरोह में शामिल जो सदस्य थे उन्होंने इस चीज की पूरी तैयारी पहले से की हुई थी। दोनों कहीं चली ना जाएं, इसलिए उनका वो निकाह बहुत जल्द कराना चाहते थे। उसके लिए वो मुस्लिम लड़के से उन्हें दिखा रहे थे, बता रहे थे। एक बार अगर दोनों बहनें निकाह कर लेती तो उनका लौट पाना अपने धर्म में या अपने शहर में या अपने परिवार के पास बहुत मुश्किल हो जाता। अब दोनों लड़कियां इस्लाम के फेवर में एक मुहिम भी चलाना इन्होंने शुरू कर दिया था दोनों बहनों ने। अब बहनों के लापता होने का ये जो पूरा मामला है, परिवार के लोग, अब आगरा का मामला था, परिवार के लोग परेशान थे, पिता उनके परेशान थे। वो पहले लोकल पुलिस से मिले, उसके बाद डीजीपी से मिले, उसके बाद योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, सीएम हैं और जनसुनवाई में सब लोग देखते जानते हैं कि वो तमाम लोगों से मिलते जुलते हैं। वहां तक ही मामला पहुंचा। उन्होंने डीजीपी कार्यालय को लिख दिया कि भाई मामले की जांच करो, देखो ये दोनों लड़कियां कहाँ गई। डीजीपी कार्यालय ने स्थानीय लेवल पे भी पड़ताल की, साइबर जो पुलिस है उसने भी पड़ताल की, डीजीपी ऑफिस ने भी पड़ताल की। पता चला भैया ये तो कलकत्ता में है, कोलकाता जिसको आज कहा जाता है, कोलकाता में। वहां से दोनों लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। और इस पूरे मामले में यह भी पता चला कि बड़ी बहन जो है उसने अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर AK-47 के साथ फोटो लगा रखी थी। अब जब पुलिस ने ये सब चीजें देखी तो वो हैरान रह गई। अब सवाल ये कि क्या दोनों बहनों को इस कदर माइंड वॉश, ब्रेन वॉश किया गया था? क्या वो आतंक की राह पे चलने वाली थी? क्या इस पूरे मामले में कोई स्लीपर सेल एक्टिव है? हजार सवाल है। वरुण जी, एक सवाल और है कि क्या किसी को ब्रेन वॉश करना इतना आसान हो गया है कि किसी एक ट्रिप पर कोई घूमने जाता है, उसके बाद वापस आके तुरंत एक धर्म को अपनाना शुरू कर देता है? तो क्या ये इतना आसान हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी को ब्रेन वॉश करना, अपनी बातों में लेकर आना? देखिए, ये डिपेंड कई लेवल पर करता है। एक तो ये कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसका ब्रेन वॉश किया गया है, उसका वो मानसिक रूप से कितना मजबूत है, वो अपने जो बिलीफ्स हैं उसमें कितना भरोसा रखता है, अपने माता पिता पे कितना भरोसा रखता है, अपने समाज में कितना उठा बैठा है। समाज, अगर आप धर्म की भी बात ना करें यहाँ पर, अगर आप केवल ये भी बात करें कि वो मानसिक रूप से कितना खुला हुआ है कि भाई ठीक है, मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूँ लेकिन मैं अपने धर्म में ठीक हूँ, या मैं नास्तिक हूँ और मगर मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूँ, ठीक है, मैं आपके धर्म को रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन मैं जो हूँ मुझे आप वो रहने दीजिए। उस तरह का मानसिक रूप से आप कितने मजबूत हैं। दूसरी बात ये यहाँ पर ये भी आती है साहिल, के सामने वाला किस तरीके से आपको कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है, सामने वाला कितना मजबूत साइकोलॉजी के साथ आपकी साइकोलॉजी को तोड़कर आपके दिमाग के अंदर घुस गया है। कई चीजें हैं, लेकिन यहां जो हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है वो ये कि दोनों बहनें 4000 रुपए, अपने तमाम कागज, प्रमाण पत्र ये साथ में लेकर निकली थीं। परिवार का कोई व्यक्ति उनके संपर्क में ना आए इसलिए मोबाइल घर पर छोड़ ही दिए थे। और पुलिस को इन्होंने तहरीर दी थी कि 26 फरवरी 2021 को बड़ी वाली बेटी पहले भी घर से जा चुकी है और वो उधमपुर थाना पुलिस के सहयोग से वापस आई थी, लेकिन इस बार जब 4 मई 2025 को वो गई तब उसके बाद वो वापस नहीं आई। अब ये जो, अब मैं आपको वो वाली बात बताता हूं जो बात पुलिस ने बताई है, और जो पुलिस ने बात बताई है ISIS का ये तरीका है, कनाडा और अमेरिका से फंडिंग है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पुलिस को इस मामले में कितना इनाम मिला है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। तो अगर आप अभी भी मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी देखते रहिए कि इसमें बहुत सारे खुलासे होना अभी बाकी है। रिपोर्ट हमें यह बताती है कि जो अवैध धर्मांतरण कराने वाले गिरोह ये जो है ना साहिल, इसमें कनाडा, अमेरिका समेत कई और देश हैं जहां से इनको फंडिंग मिली है। गिरोह के आरोपी ISIS के स्टाइल में भोली भाली हिंदुओं लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाते हैं। और ये जो आगरा की जो दोनों बहनें हैं, ये भी इसी तरीके से इस पूरे जाल में फंसी हैं। कोलकाता ले गई तो पता चला हमारे साथ धोखा हो गया, हमें जिस लाइफ स्टाइल के सपने दिखाए गए थे अब हम यहां मुस्लिम बस्ती में ट्रैप हो गए। पुलिस जब पहुंची तो उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। दोनों बहनें, हालांकि पूरा बुर्का वगैरह उन्होंने पहना हुआ था। पुलिस ने दोनों बहनों को मुक्त कराया और 10 अलग अलग आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 मई को 2 बहनों के अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही पुलिस, जैसा मैंने बताया, इस पूरे मामले की तलाश में जुटी हुई थी।
किन किन लोगों से इन्होंने संपर्क किया, ये इनको कहां कहां लेकर गए, इसमें कौन से रूट से लेकर गए, ये सब चीजें पुलिस ने देखी। इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल सर्विलांस की मदद की, गूगल लोकेशन की मदद ली, टीम को कोलकाता भेजा गया। ये जो पूरा मामला है, पुलिस उस घर तक पहुंचने में सफल हो गई जिसमें दोनों बहनें रहती थी। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि अपहरण करके इनको यहां लेके आया गया है, ये दोनों वही हैं। 24 घंटे के बाद यहां पुलिस पहुंची, दोनों बुर्का पहनकर घर से निकली। दोनों को बरामद करके जब ले जाने का पुलिस प्रयास कर रही थी तो बस्ती के लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने पहले ही पूरी तैयारी की थी और बड़ी तैयारी थी, तो दोनों जो पूरी बस्ती के लोग हैं वो कुछ नहीं कर पाए और दोनों बहनों और कोलकाता से गिरफ्तार आरोपी जो हैं उनको लेकर पुलिस आगरा पहुंची। आगरा पुलिस को डीजीपी ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया। रिपोर्ट यहां पर यह बताती है कि मुजफ्फरनगर से भी इसके तार जुड़े हुए निकले। अबू तालिब नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया जो कि उसका परिवार मजदूरी करता है, लेकिन आरोपी मौके के हिसाब से काम बदलने में माहिर है। कभी ये ड्राइवर बन जाता है, कभी मजदूरी करता है, कभी कपड़ों के काम को करता है यानी प्रेस वगैरह करता है, तो ऐसा कई बार वो काम बदल रहा था। अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके आप रोल देखिए, उनके रोल क्या क्या हैं। एक लड़की यहां गिरफ्तार हुई है जिसका नाम है आयशा, ये गोवा की रहने वाली है, इसका नाम है एसबी कृष्णा। एसबी कृष्णा से ये नाम बदल के हो गई आयशा, ओडिशा की रहने वाली है। पिता आर्मी में थे, बेटी ने धर्म परिवर्तन किया, आयशा नाम रख लिया, अंग्रेजी बोलती है, गोवा में मकान है, लेकिन ये कथित तौर पर कोलकाता में रहने वाले अली हसन उर्फ शेखर राय की पत्नी है। विदेशों से फंडिंग यही लड़की जुटाती है, गैंग के सदस्यों के लिए पैसों का इंतजाम यही लड़की कर रही थी। अली हसन उर्फ शेखर राय कोलकाता के बैरकपुर की कोर्ट में कर्मचारी है, गैंग के सदस्यों की मदद करता है और बड़े लोगों से उनकी पहचान कराता है, और आयशा जो पैसा देती है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की जो जिम्मेदारी है वो इसी शख्स की है। इसके बाद में इब्राहिम रीत बनिक इसका नाम है, ये कोलकाता का रहने वाला है। इंस्टाग्राम पर इसकी कनेक्टिंग रिवर्ट के नाम से आईडी है और लोगों से कहता है कि सभी की पैदाइश इस्लाम में हुई है और लोगों को इस्लाम में वापस लेके आना है, और इसी चक्कर में इसने आगरा की जो युवतियां हैं इनको ट्रैप में फंसाया। ओसामा कोलकाता का निवासी है और ये एजेंट है। धर्मांतरण के लिए जो लोग कोलकाता पहुंचते हैं उनको मुस्लिम बस्ती में रुकने में ये मदद करता है, होटल में रुकने का इंतजाम कराता है, बस्ती में घर दिलाता है। इसके अलावा रहमान कुरैशी पकड़ा गया और ये सुन्ना नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है। 1,70,000 के करीब इसके फॉलोअर हैं। जो युवतियां धर्मांतरण कर लेती हैं वो अपने मूल धर्म में वापस लौटकर कितना खुश हैं, मूल धर्म मतलब इस्लाम, वहां कितना खुश हैं, इसके लिए ये तमाम चीजें वीडियो के माध्यम से बाकी लोगों को दिखाई जाती हैं ताकि वो भी मानसिक रूप से इस्लाम की तरफ आकर्षित हो सकें। इसके बाद जयपुर का एक शख्स है मोहम्मद अली और ये कई लोगों को इसने धर्म परिवर्तन कराया है। एक हिंदू डॉक्टर युवती को इसने फंसाया हुआ है, खुद भी कन्वर्ट है, पहले कलीम सिद्दीकी के लिए काम करता था और एटीएस ने इसको धर्मांतरण के आरोप में जेल भी भेजा था। धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करता है। अबू तालिब गिरफ्तार हुआ है, अबू रहमान गिरफ्तार हुआ है, मुस्तफा उर्फ मनोज गिरफ्तार हुआ है और जुनैद कुरैशी जयपुर से गिरफ्तार हुआ है। ये तमाम लोग हैं जो अभी तक गिरफ्तार इस पूरे मामले में शामिल हुए हैं। रिपोर्ट जो बड़ी है और जो हमें ये बताती है कि जो बहनें हैं ये पूरे परिवार पर भी धर्मांतरण का दबाव बना रही थी। आज के अखबार में इन 10 के 10 लोगों की तस्वीरें छपी हैं, इनका पूरा काला चिट्ठा छपा है जो ये बताता है कि आखिर ये जो पूरा गिरोह है ये किस तरीके से साहिल यहाँ काम कर रहा था। एक सवाल और है कि जब लड़कियों को, जो 2 बहनों की बात हो रही है, क्या 2 बहनों को किसी टाइप का लालच भी दिया गया था कि आपको अगर आप धर्म अपना लेते तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे? जैसे कि कई बार कहा जाता है कि अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो आपको कई तरीके की चीजें दी जाती हैं, कई चीजें ऑफर की जाती हैं, तो क्या इस मामले में भी ऐसा कुछ हुआ, सामने आया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पैसों की बात ये बिल्कुल सामने आई है। रोटी कपड़ा मकान सारे इंतजाम जो है वो किए जा रहे थे। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि धर्मांतरण के लिए जिन लड़के लड़कियों को, खासतौर पर लड़कियों को निशाना बनाया जाता था, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए ये तमाम जो गिरोह था वो काम करता था और इनके जो धर्म से जुड़े वीडियो थे वो दिखाए जाते थे। वीडियो में जो लोग दिख रहे थे, फोन पर उनसे बात कराई जाती थी कि धर्म बदलकर तुम्हें क्या हासिल हुआ, तो बताता था कि भाई मेरी तो सब ज़रूरतें पूरी हो गई इस्लाम में आते ही, मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं तो पुराने धर्म में दुखी था लेकिन अब मेरे ऊपर मेहरबानी हो रही है वगैरह।
रिपोर्ट ये भी बताती है कि महीनों तक कोई काम नहीं करना ऐसे लोगों को, और इनको सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़नी होती है, और पूरा जो इनका खर्च है विदेश से मिल रही जो फंडिंग है उससे चलाया जा रहा था। तो रोटी कपड़ा मकान की पूरी व्यवस्था इनके लिए की जा रही थी। इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व था और ये बड़ी साजिश है। आतंकी कनेक्शन यहां पुलिस को पता चला है। अभी तक की जांच में यह पता चला कि 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पुलिस के रडार पर अब आ चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, उनके मोबाइल से कई वीडियो बरामद हुए हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो वीडियो शेयर किए गए उनमें से कुछ वीडियो भड़काऊ हैं, कुछ वीडियो ऐसे हैं जो समाज में जहर घोलने की, जिनसे पुष्टि होती है, जिनसे पता चलता है आपसी वैमनस्यता बढ़ रही है, उनसे पता चलता है हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई को गहरा करने का काम किया जा रहा था। और यह भी पता चलता है कि ये जो फंडिंग हो रही थी, ये पूरी की पूरी फंडिंग उस तरीके की है जिसके अंदर मंदिर तोड़ने की बातचीत की जा रही है। ये फंडिंग उस तरीके की है जिसमें गजवाए हिंद की बातचीत की जा रही है। ये फंडिंग उस तरीके की है जिस जो वीडियोज हैं वो ये बताते हैं कि ये पूरा मामला उतना छोटा मामला नहीं है, सिर्फ 2 लड़कियों से जुड़ा मामला नहीं है, सिर्फ 10 गिरफ्तार लोगों से जुड़ा मामला नहीं है। आप देखिए, इससे पहले बलरामपुर वाला केस हमारे सामने था, 5000 लड़कियों को कन्वर्ट कराने की बातचीत थी। 570 569 करीब ऐसे शहर थे जहां पर छांगुर का नेटवर्क फैला हुआ था। आप एक देखिए, एक मामला बलरामपुर में सामने आता है, एक मामला आगरा में सामने आता है। दोनों ही मामलों में विदेश से फंडिंग हो रही है। छांगुर के पास 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग का पता चल गया, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का पता चल गया। छांगुर का केस हो, आगरा का केस हो, आखिर ये जो केस सामने आ रहे हैं साहिल, इनकी वजह क्या है? क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है? भाई पुलिस जो है वो उन्होंने ये दोनों केसों में अच्छा काम किया, एटीएस ने अच्छा काम किया, ईडी ने अच्छा काम किया, लेकिन अब सवाल ये कि इतना जो बड़ा नेटवर्क है ये एक दिन में तो तैयार हुआ नहीं होगा। तो वरुण जी, मेरा सवाल ही ये था कि देखिए, एक नेटवर्क अगर आपको बनाना है तो नेटवर्क ऐसा नहीं कि एक दिन में बन जाएगा, उसके लिए कई साल लग जाते हैं। अगर छांगुर वाले मामले को ही देखें, एक साइकिल से चलने वाला अचानक से 500 करोड़ का मालिक हो जाता है, तो उस समय पर क्या जो प्रशासन था, जो पुलिस प्रशासन था, आखिर उसने क्या आंखें मूंद रखी थी? अगर आगरा वाला केस भी देखे तो इस मामले में भी, क्योंकि जो नेटवर्क आप बता रहे हैं उसमें कुछ सिर्फ ये नहीं कि आगरा की ही लड़कियां हूं, उसमें आप खुद कह रहे हैं कि ओडिशा से भी मामला सामने आया है, गोवा से मामला सामने आया है, जयपुर से मामला, यानी नेटवर्क सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं था, पूरे देश भर में नेटवर्क फैला हुआ था। अब ये जो इतना बड़ा नेटवर्क बन गया है, क्या ये नेटवर्क को तोड़ दिया गया है या सिर्फ ये एक छोटी सी शाखा है उस नेटवर्क की? ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। देखिए, अभी साहिल सवाल बहुत वाजिब है। अभी इसके तार खंगाले जा रहे हैं। होता क्या है कि ये जो लोग गिरफ्तार हुए, ये कितने लोगों के संपर्क में थे और वो लोग आगे कितने लोगों के संपर्क में थे? कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक कन्वर्ट कराए जा चुके हैं? और जो लोग कन्वर्ट कराए जा चुके हैं, क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मूल धर्म यानी हिंदू धर्म में लौटने का इच्छा रखते हैं, या वो अब अपने वर्तमान धर्म में खुश हैं? ये भी पुलिस पता करेगी कि अभी तक इन्होंने जो फंडिंग उठाई है वो कौन कौन से देशों से आई, फंडिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, ये भी पता करने का प्रयास किया जाएगा। क्या लोगों को ब्रेन वॉश करके केवल धर्म बदलवाया जा रहा है या आतंक के रास्ते पर चलने को प्रेरित किया जा रहा है? इसमें क्या कोई स्लीपर सेल भी काम कर रहा है? ये ऐसा तो नहीं कि लोग इनके तार पाकिस्तान से जुड़े निकलें, ऐसा तो नहीं इनके तार चीन से जुड़े निकलें, बांग्लादेश से जुड़े निकलें या कहीं और किसी से जुड़े निकलें। फंडिंग जो हो रही है वो क्या केवल कनाडा अमेरिका वाली फंडिंग का तो पता चला, लेकिन क्या नेपाल के रास्ते कोई कैश आ रहा है क्या? या भारत में बैठे जो लोग हैं जो ऐसी चीजों को फंड करते हैं, क्या वो फंड कर रहे हैं क्या? आप मध्य प्रदेश वाला मामला देखिए। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ में आया, उसमें एक पार्षद का नाम भी सामने आया। भोपाल में देखिए आप, भोपाल में कॉलेज की लड़कियों को मुसलमान बनाने का एक बड़ा नेटवर्क का पता चला। आप इंदौर में देखिए, वहां एक इस तरीके का नेटवर्क खुला। मैं कह रहा हूं कि केवल ये तो कुछ वो मामले हैं जो हमें पता चल पाए हैं, अमर उजाला ने जिन पर रिपोर्ट की है। कुछ ऐसे मामले भी होंगे जो हमें पता नहीं चल पाए, कुछ ऐसे मामले होंगे जो पुलिस तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन ये जितने ऐसे मामले हैं इनके पीछे कितने मास्टरमाइंड हैं। और ये आखिर देखिए, जब यूपी की हम बात करते हैं तो यूपी की आप देखिए 2 अलग अलग मामले हैं। ये क्या कनेक्टेड मामले हैं क्या?
पुलिस अब इस मामले में, एटीएस अब इस मामले में क्या करने वाली है वो देखने वाली बात होगी। अगर इनके बीच कनेक्शन है तो फिर कनेक्शन खंगालने होंगे, कनेक्शन अगर नहीं भी हैं तब और चिंता की बात है। इसका मतलब है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के नेटवर्क काम कर रहे हैं, और ये नेटवर्क की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हो सकती हैं। हमने कासगंज वाला मामला देखा था। कासगंज में एक बाबा के पीछे भीड़ पागल थी, टायरों की धूल छू रही थी और भगदड़ मच गई, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि एक क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ है, एक क्षेत्र जहां के लोग तमाम तरीके के विश्वासों को मानते हैं, उस क्षेत्र के भीतर पेनिट्रेशन हो रहा है विदेशी फंडिंग के जरिए एक खास धर्म का, और इसके लिए बहुत ज्यादा आक्रामकता के साथ लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? तो आज उनके पिता ने एक वीडियो जारी किया दोनों लड़कियों के, और उनके पिता उस वीडियो में साहिल ये कहते दिख रहे हैं कि भाई मेरी बच्चियां वापस आ गई हैं, आप अपने बच्चों पर नजर रखें, आप ये देखें आपके बच्चे में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा। मैं तो अपने बच्चों से बात नहीं कर पाया था, आप अपने बच्चों से बात करें। वो तमाम और बातें कर रहे हैं, अपने धर्म के प्रति जागरूक करें, बच्चों से ये ऐसी बातें करें वगैरह। बिल्कुल, यहाँ पर पिता के बयान से एक बात और साफ हो जाती है कि समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आपको ध्यान देना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे में किसी भी तरीके का परिवर्तन आ रहा है, अगर आपको कुछ ऐसा अनयूजुअल उसमें नजर आ रहा है, तो तुरंत बच्चे से बात करें और कोशिश करें कि अगर वो इस रास्ते पर जा रहा है। साहिल, अब इसमें एक बात ये भी है कि जो धर्म परिवर्तन है वो इंसान की इच्छा के ऊपर है, या उसको जबरन कराया जा रहा है, या उसको फुसलाया जा रहा है। ऐसी कई चीजें हैं। देखिए, क्योंकि अगर कोई अपने मन से ही धर्म छोड़ना चाह रहा है तो आप उसे भला कैसे रोकेंगे। लेकिन यदि उसके लिए उसको पैसा दिया गया, उसको प्रलोभन दिया गया, उसको झूठ बोला गया, उसको सपने दिखाए गए, है ना, उसको उसका माइंड वॉश किया गया, ब्रेन वॉश किया गया, लड़के को लड़की के सपने, लड़कियों को लड़कों के सपने, या बेहतर जिंदगी, ऐसी तमाम चीजें अगर उसे बताई गई। अब आप जैसे मैं कह रहा हूं, उस लड़की की जो सोशल मीडिया अकाउंट की तस्वीर थी जिसमें वो AK-47 के साथ नजर आ रही है, वो किस तरफ इशारा हो रहा है? बिल्कुल यही सवाल है कि क्या ये जो नेटवर्क चल रहा है, कि ये नेटवर्क क्या बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि लगातार ऐसे मामले आना, पहले छांगुर वाला मामला आना, रिपोर्ट हमें, देखिए मैं आपको बताऊं, 19 जुलाई को हमारे पास खबर छपी अखबार में, हमारी वेबसाइटों पर, छांगुर से भी बड़ा अवैध धर्मांतरण गिरोह पकड़ा गया। रिपोर्ट ये बताती है इसमें अमेरिका और दुबई तक से फंडिंग हो रही थी। PFI SDP पाकिस्तान आधारित आतंकी समूहों से भी इसके जो कनेक्शन है उसको तलाशा जा रहा है। इसके बाद 10 आरोपी पकड़े गए जिसमें युवतियां भी शामिल थीं। यूपी DGP ने सनसनीखेज खुलासा किया। 20 तारीख को हमारे यहाँ ये रिपोर्ट छपी। DGP ने यह भी बताया कि युवा लड़कियां नौकरी, प्यार, आर्थिक मदद के बहाने इनको ब्रेन वॉश कराया गया। ये ISIS जैसी रणनीति इसके लिए अपनाई गई। अमेरिका और कनाडा से फंडिंग मिली। छांगुर बाबा का जो नेटवर्क है वो 6 राज्यों में फैला था, और ये जो नेटवर्क है ये भी करीब 8 से 10 राज्यों में इसके भी अभी तक जानकारी मिली है। इसके बाद 21 जुलाई 2025 यानी कि आज भी ये रिपोर्ट अपने पास छपी हुई है कि ये केवल एक दो केस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसे बलरामपुर मामला या आगरा मामला कह लें, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ऐसी आशंकाएं तमाम लोगों ने, पुलिस ने जताई है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं से संपर्क किया जा रहा है और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यह भी पता चलता है कि कुछ खास लक्षित लड़कियां, यानी कि लड़कियों को पहले चिन्हित किया जाता है कि इसको हमें लक्ष्य बनाना है, और फिर उनके ऊपर मेहनत की जाती है कि इसको धर्म बदलवाना है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमें ये बता रही हैं कि ये एक सुनियोजित साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इससे राष्ट्र की सुरक्षा को क्या खतरा हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में यह भी बताएं, आपने क्या अपने आसपास कोई उस तरह की चीजें देखी हैं? यदि हां तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। साहिल, यहां एक बड़ा मामला यह भी है कि पुलिस अब ये 2 केस देख रही है। मध्य प्रदेश पुलिस वो भोपाल वाले मामले को देख रही है, लेकिन ये जो इस तरीके केस हैं इस पे लगाम लगाने के लिए एक सख्त धर्मांतरण का कानून मौजूद है, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक सवाल और यहाँ पर आ रहा है कि इस तरीके के मामले हो जाना,
पुलिस प्रशासन का उसके बाद एक्ट करना उसके ऊपर, उसका भले ही उसका कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, भले ही वो छांगुर वाला मामला हो चाहे वो आगरा का मामला हो, मगर पुलिस प्रशासन को और ज़्यादा सख्त होना होगा। और इस नेटवर्क को, क्योंकि ये जो नेटवर्क बताया जा रहा है, चाहे वो छांगुर का मामला हो, चाहे आगरा का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, कहीं ये तो नहीं है कि ये पूरा मामला एक जगह जाकर एक ही इसका मास्टरमाइंड निकल के आया जो कि पूरे देश में ऐसा नेटवर्क फैला रहा है। क्योंकि जो आपने कहा कि AK-47 के साथ एक फोटो पोस्ट की जाती है, ये सीधा इशारा कर रहा है कि किसी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते थे। और जितने ये कन्वर्जन्स करवाए जा रहे थे, क्या ये कन्वर्जन्स इसी चीज के लिए करवाए जा रहे हैं? क्या जितने लोगों को इसमें शामिल करवाया गया था, क्या उनमें से कुछ लोगों को ISIS में शामिल होने के लिए क्या भेज दिया गया है? ये भी बहुत बड़े सवाल है। बिल्कुल तमाम सवाल हैं और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पुलिस, ATS, ED या बाकी जो एजेंसियां हैं वो इन सवालों के जवाब जरूर देंगी। जी बिल्कुल, तो यही है, देख लीजिए मामला ऐसा ही कुछ है कि आगरा में ऐसा मामला आता है, फिर छांगुर बाबा का ऐसा मामला सामने आया। इन मामलों से एक बात तो साफ हो रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी साजिश जरूर रची जा रही है जिसके खिलाफ अब पुलिस प्रशासन जरूर सख्त हो गया है। मगर यहां पर आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ध्यान रखिए, अपने बच्चों पर ध्यान रखिए और स्वयं एक बार इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि क्या जो आप कार्य करने जा रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप भले आप किसी धर्म में अगर जुड़ना चाहते हैं, क्या उसके लिए आपको किसी टाइप का प्रलोभन दिया जा रहा है, कोई लालच दिया जा रहा है? इसके खिलाफ आपको खुद कदम उठाना होगा, आपको खुद इसके खिलाफ सचेत होना होगा। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।